श्रीलंका में इस समय आपातकाल लगा हुआ है। वहां इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई है कि अंडा 300 रुपए का तो दूध 500 रुपया लीटर मिल रहा है और चावल 700 रुपया प्रति किलोग्राम। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसने श्रीलंका को इस सिचुएशन तक पहुंचा दिया है और इन सब परिस्थितियों की वजह से श्रीलंका को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। In Sri Lanka, the president has declared a state of emergency, giving sweeping powers to the security forces. Out in Sri Lanka, we've all been talking about the economic crisis that's triggered massive power cuts and medicine. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। किसी भी देश की इकोनॉमी में उसकी बढ़ती हुई जीडीपी के साथ विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि हम ग्लोबली जो भी आयात करते हैं, कोई देश ग्लोबली जो भी आयात करता है उसको फॉरेन करेंसी में करता है, खास तौर से अमेरिकी डॉलर में। दुनिया का 85% ग्लोबल ट्रेड अमेरिकी डॉलर में ही होता है। श्रीलंका के जीडीपी का एक बड़ा अमाउंट पर्यटन उद्योग से आता था। कोविड-19 के बाद दुनिया भर में पर्यटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। टूरिस्ट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन श्रीलंका की इकोनॉमी में कुल 12% का है और कोविड-19 के बाद टूरिस्ट इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट आया तो इसका इम्पैक्ट श्रीलंका की जीडीपी पर पड़ना भी स्वाभाविक था। और जीडीपी पे बढ़ना यानी कि उसकी इकोनॉमी का कमजोर होना, और यह भी उसके इकोनॉमी के क्राइसिस का एक मुख्य वजह है। दूसरे नंबर पर आती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मौसमी रोजगार उपलब्ध कराता है। अच्छा, देश की जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण स्थान यह भी रखता है। अगर आप रोजगार नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने खाने को लेकर बाजार पर अपेक्षाकृत कम निर्भर रहेंगे। अभी हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह से बैन कर दिया, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिसीजन को लागू किया। इस बदलाव ने श्रीलंका के किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आप ऐसे समझे कि कृषि उत्पादन आधा हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग होने की वजह से लागत बढ़ गई और मुनाफा घट गया। इसकी वजह से श्रीलंका में आयात बढ़ा है और जब आयात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट भी होगी और फिर अर्थव्यवस्था का बर्बाद होना स्वाभाविक है। तीसरे नंबर पे आता है विदेशी कर्ज। 2022 में श्रीलंका को 7 अरब डॉलर कर्ज चुकाना है, जिसमें से अकेले चीन को 5 अरब डॉलर का कर्ज इसी साल जो उसने लिया था उसको उसे वापस करना है। बीबीसी की एक रिपोर्ट बता रही है कि इसके बावजूद वो इसी साल 2.5 से 3 अरब डॉलर चीन से और कर्ज लेना चाहता था। श्रीलंका धीरे धीरे चीन पूरे श्रीलंका को अपने जद में लेने का प्रयास कर रहा है। साल 2010 में श्रीलंका पर विदेशी कर्ज सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम का 39% था, जो 2019 में बढ़कर 69% हो गया। श्रीलंका के ऊपर पूरा 51 अरब डॉलर का कर्ज है और क्रेडिट एजेंसियां यह अनुमान लगा रही हैं कि यह देश इस कर्ज को चुका पाने में असमर्थ हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो श्रीलंका दिवालिया भी हो सकता है। श्रीलंका के अर्थशास्त्री और विपक्ष के नेता हर्षा डी सिल्वा ने संसद सत्र में कहा था कि 2022 के फरवरी से लेकर अक्टूबर तक श्रीलंका की जीडीपी में बेतहाशा गिरावट होगी और श्रीलंका विदेशी कर्ज उतार नहीं पाएगा। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर तक देश के पास विदेशी मुद्रा के रूप में 4.8 अमेरिकी डॉलर ही बचेंगे, पर परिस्थितियां उनके कहने से भी ज्यादा खराब है, उनके अनुमान से भी ज्यादा खराब है। वर्तमान में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2.36 अरब डॉलर ही रह गया है। चौथे नंबर पे आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई। यह वह निवेश है जो बाहरी कंपनियां आपके देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं व्यापार करने के लिए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका में एफडीआई 2018 में 1.6 बिलियन डॉलर का हुआ था, जो कि 2019 में घटकर 793 मिलियन डॉलर का हुआ और 2020 में यह केवल 548 मिलियन डॉलर का रह गया। यदि एफडीआई घटेगी तो विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होगा और साथ ही साथ रोजगार की संभावनाएं भी कम होंगी। फिर इसका असर इकोनॉमी पर तो पड़ेगा ही। वैसे यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने वहां इस संकट को दूर करने के लिए मदद भी किया है। पिछले सप्ताह 1 बिलियन डॉलर की सहायता भारत सरकार के द्वारा की गई है। जनवरी से लेकर अभी तक कुल 2.5 बिलियन डॉलर की सहायता भारत श्रीलंका को कर चुका है। दोस्तों, जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो तो उसमें से कोई एक देश आर्थिक तौर पे सशक्त हो, शक्तिशाली हो, मजबूत हो तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ता है। रूस यूक्रेन के युद्ध का असर भी श्रीलंका पर पड़ा। श्रीलंका में चाय बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है और श्रीलंका के चाय की सबसे ज्यादा मांग होती है रसिया में। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद चाय की घटती मांग ने भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही साथ रूबल की गिरती कीमतों ने भी श्रीलंका की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट किया है।
श्रीलंका की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां केवल 2 करोड़ 20 लाख की आबादी है और महज इतनी आबादी जो है वो सरकार की गलत नीतियों से परेशान है। श्रीलंका के पास वर्तमान में कुल मुद्रा भंडार बेहद कम है या यह कहें कि बिल्कुल भी नहीं है। वह खाद्य पदार्थों, दवाओं, ईंधन के लिए पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर है। यहाँ तक कि थर्मल पावर प्लांट के पास भी ईंधन नहीं है, जिसकी वजह से 5 घंटे तक बिजली काटी जा रही है और अब विदेशी मुद्रा भंडार न होने की वजह से वह इन सब चीजों को खरीद भी नहीं पा रहा है। परिणाम यह है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। महंगाई का आलम यह है कि वहां पर चीनी की कीमत 290 रुपए किलो है, जो मैंने अभी पहले बताया। चावल 500 रुपए किलो में बिक रहा है। चाय की कीमत, 1 कप चाय की कीमत 100 रुपए है। ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए का मिल रहा है। दूध का पाउडर 1975 रुपए का हो चुका है और एलपीजी सिलेंडर की कीमत 4119 रुपए, पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर में बिक रहा है। आप इन सब बड़े दामों से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर महंगाई की स्थिति क्या है और वहां की जनता किस अवस्था में है वर्तमान में इन महंगाइयों से। The economic and energy crisis is increasingly spiraling out of control and emerging as a massive political crisis. In the latest, sources say Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa. राजनीतिक रूप से एक परिवार का दबदबा जब पूरे देश पर रहता है तो इसका असर भी देश पर पड़ता है और अगर वो परिवार करप्ट हो जाए तो वह देश ऑटोमेटिकली खोखला होने लग जाता है। यही हाल श्रीलंका में भी हुआ है। वर्तमान में श्रीलंका में मानवीय आपातकाल है, परंतु राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। श्रीलंका में वर्तमान में राजनीतिक शिखर पर इसी परिवार के कुल 4 भाई बैठे हुए हैं। इनके करप्शन ने और इनके गलत नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह करने में अपनी महती भूमिका अदा करी है। श्रीलंका की केंद्रीय सरकार में राजपक्षे परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। गोटाबाया राजपक्षे जो 72 साल के हैं वह राष्ट्रपति हैं। इनके बड़े भाई 75 वर्षीय महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़े भाई चमन राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं और इनका एक भाई बासिल राजपक्षे श्रीलंका का वित्त मंत्री है। इसके अलावा महिंद्रा राजपक्षे का बेटा नमन राजपक्षे श्रीलंका का खेल मंत्री है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है और वहीं चमन राजपक्षे का बेटा श्रीलंका का कृषि मंत्री है। श्रीलंका में लगभग 70% प्रमुख मिनिस्टर एक ही परिवार से यानी कि राजपक्षे परिवार से आते हैं और यह परिवार पिछले 2 दशकों से श्रीलंका की राजनीति में शिखर पर है। वर्तमान में श्रीलंका आर्थिक तौर पर अगर तंगी से जूझ रहा है तो इस परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि इन सब के लिए इनका परिवार भी जिम्मेदार है। Now, the big problem with Sri Lanka is that the government at this point of time is entirely controlled by one family. This is the Rajapakses. यह स्थितियां पहले ही आने वाली थी, लेकिन श्रीलंका ने इन स्थितियों को टालने के लिए अपने यहाँ जमा सोने को बेचना शुरू कर दिया था। 2020 की शुरुआत में श्रीलंका के पास 19.6 टन सोना था, जिसमें से उन्होंने 12.3 टन सोना बेच दिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यह केवल 2020 में किया था। इससे पहले साल 2015 और 2018 के साथ 2019 में भी श्रीलंकाई सरकार ने सोना बेचा था और सोना बेचकर विदेशी मुद्रा जमा किया था। यानी कि इस स्थिति को टालने का खूब प्रयास किया गया, लेकिन सही प्रयास नहीं किया गया। 2021 में श्रीलंका के पास 6.69 टन सोने का भंडार था, उसमें से भी 3.6 टन सोना बेचा जा चुका है और वर्तमान में श्रीलंका के पास केवल 3 टन सोना बचा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे 2015 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने हार की वजह भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रॉ पर लगाई थी और अमेरिका पर अपनी हार का वजह को थोपा था। हालांकि उन्होंने इसका कोई सबूत पेश नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके पीछे रॉ और अमेरिकी एजेंसियों का हाथ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने वहां भारत विरोधी कई इंटरव्यू दिए, कई पोस्ट किए, जनता को भारत के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया और उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी भी हासिल करी। लेकिन अब परिणाम यह है कि भारत ही उनके साथ खड़ा हुआ है, जबकि चीन उनके खिलाफ है। चीन से उन्होंने कर्ज में रियायत की मांग करी, लेकिन चीन ने ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने पहले अभी बताया था कि भारत ने $1 अरब की अभी सहायता दिया है और इसके साथ भारत ने 40,000 टन चावल और साथ ही साथ 40,000 मीट्रिक टन डीजल की पहली खेप भी श्रीलंका को भेज दिया है। खैर, भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करने में आगे रहा है, पर कहीं ना कहीं पड़ोसी इस विषय को भूल जाते हैं। अगर श्रीलंका पर आज विपत्ति आई है तो कल यह दूर भी होगा। ऐसा नहीं है कि यह हमेशा कंगाल ही रहने वाला है या स्थिति हमेशा ही बरकरार रहने वाली है। इस दौरान उसे यह समझना पड़ेगा कि उसका वास्तविक दोस्त कौन सा है और रियल दुश्मन कौन है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और लाइक के साथ शेयर जरूर करें और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पे प्रेस करके ही जाइएगा।
पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।